नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखिए आर्टिकल हम पूरे देख चुके थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो बाकी बचे जीके वाले जो फैक्ट हैं, जो स्टैटिक जीके वाले फैक्ट हैं, जैसे कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट कितने हैं, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लस जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल कितने हैं उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सभी कुछ इसमें देखेंगे। जो कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी और प्लस एसएससी सीजीएल के लिए भी। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जो फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन है वो वाले पार्ट है ये। तो ये भारतीय संविधान का, ये देखिए दूसरा पार्ट समझ लीजिए। पहला मैंने बनाया था आर्टिकल वाला, वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए भारत की जो संविधान है उसके वैसे तो 22 पार्ट हैं, और 22 पार्ट में एक एक पार्ट करके हम देख लेते हैं। देखिए कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो पार्ट 1 है वो किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, तो इसीलिए सब पूरी लिस्ट बना के रखी मैंने इसमें। देखिए पार्ट 1 यानी कि भाग 1 किससे रिलेटेड है, संघ और उसके क्षेत्र से। और देखिए इसमें मैंने इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो जाएगा ये। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे जो आर्टिकल 2 है उसमें अगर कोई ऐसा स्टेट है या टेरिटरी है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर हो गया, तो आर्टिकल 2 इसमें लगता है। और आर्टिकल 3 तब लगता है जब इंडिया के ही कोई स्टेट को या तो आपने तोड़ दिया या उसका नाम चेंज कर दिया या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मिला दिया, तो आर्टिकल 2 तब ये लगता है 3। तो आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी इसी में बताता जाऊँगा। पार्ट 2 यानी कि भाग 2 किससे रिलेटेड है, नागरिकता से यानी कि सिटीजनशिप से। और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में पूरे जितने भी प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप या फिर नागरिकता से रिलेटेड वो सब डिफाइंड है। पार्ट 3 यानी कि भाग 3 ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, यानी कि मूलभूत अधिकार से रिलेटेड है ये पूरा भाग। और इसमें अगर आप देखें तो टोटल जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें पूरा स्टेट की डिफिनीशन से लेके बाकी सब कुछ है, तो टोटल आर्टिकल तो फंडामेंटल राइट्स के लिए 12 से 35 हैं। लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि 6 इस समय फंडामेंटल राइट्स, वो भी हम देखेंगे अभी अगले वीडियो में, अगले पार्ट में देखेंगे। तो वो एक्चुअल जो फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से लेकर 32 तक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं इंडिया में, तब भी आपके पास ये भी फंडामेंटल राइट होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और उसके लिए आर्टिकल 32 का यूज़ करना होता है। मतलब ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है ये आपके, इसके लिए अगर आपके वायलेट हो गए फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, वो आपको इसमें मदद करेगा, उसको करनी पड़ेगी ये भी, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वो आर्टिकल 226 में डिफाइंड है, लेकिन हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है इसमें। तो ये मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 32 में डिफाइंड है ये। नंबर 4 जो पार्ट है वो रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, और ये डिफाइंड है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक में। नंबर जो 4A पार्ट है, पार्ट 4A है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में इसको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने सोवियत संघ से प्रेरित होके ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में भी डाल दिया। तो इसका पार्ट, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस पार्ट में डिफाइंड है, पार्ट 4A। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। और इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि देखिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब कोर्ट इनको बाध्य नहीं कर सकता है, और लेकिन जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, और डीपीएस पे भी इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, पार्ट 5 है, इसमें भाग 5 है, यानी कि संघ, इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनियन। और इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक पूरा जो भी संघ से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जितना उनका स्ट्रक्चर है सब कुछ डिफाइंड है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैंने इसमें लिख दी है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक में एग्जीक्यूटिव डिफाइंड है, 79 से 122 तक में पार्लियामेंट डिफाइंड है। आर्टिकल 123 क्या है, ये है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो डिफाइंड है आर्टिकल 130 में, सॉरी 123 में, तो ये आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक डिफाइंड है यूनियन जुडिशरी, इसमें डिफाइंड है। और आर्टिकल 148 से 151 तक में डिफाइंड है CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 148 से लेके 151 तक में डिफाइंड है CAG।
आर्टिकल्स जो ये पार्ट 6 है यानी कि भाग 6 है, इसमें राज्य से रिलेटेड सब कुछ वही है जो अभी ऊपर संघ से रिलेटेड था। तो राज्य से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 152 से लेके 237 यानी कि 152 से लेके 237। 152 है जनरल, 153 से लेके 167 तक एग्जीक्यूटिव पावर्स है, 168 से लेके 212 तक स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स डिफाइंड है। अब देखिए आर्टिकल 113 123 हमने देखा था, वो क्या था, वो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी। और आर्टिकल 213 क्या है, ये है गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल पे भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, तो ये उससे रिलेटेड है 213। अब देखिए दोनों बस यूनिट इधर उधर सफल हुई डिजिट, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको पॉलिटी की, वो भी याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 214 से लेकर 232 यानी कि 214 से 232 तक में हाई कोर्ट डिफाइंड है, 233 से लेकर 237 तक में सब ऑर्डिनेट कोर्ट डिफाइंड है। तो ये आप याद रख सकते हैं, भाग 6 में था स्टेट, भाग 5 में था संघ। अब भाग 7 को ये हटा दिया गया, संविधान का 7वां संशोधन हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसके द्वारा भाग 7 हटा दिया गया। भाग 7 इस समय नहीं है, लेकिन देखिए जो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था स्ट्रक्चर उसका वही रखा गया है, कुछ भी जोड़ा गया या घटाया गया है वो A B C करके जोड़ दिया गया है या फिर घटाया गया है, तो जैसे यहाँ पे हटाया गया है तो इसमें ये अभी भी है, लेकिन ये लिखा जाता है ऐसे, ये लिखा जाता है कि यहाँ पे नहीं है अभी कुछ। अब भाग 8 आप देखिए, इसमें यूनियन टेरिटरीज डिफाइंड है और इसके रिलेटेड 239 से लेके 242 तक आर्टिकल डिफाइंड है। 239A नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो सब डिफाइंड है उसमें, ठीक है। उसके और 239A भी एक आर्टिकल है, उसमें इमरजेंसी दिल्ली में कैसे लगानी वो सब प्रोविजंस डिफाइंड है। उसके बाद भाग 10 है, ये किससे रिलेटेड है, भाग 10 रिलेटेड है पंचायत से, पंचायत संबंधी जितने भी जो चीज़ें हैं वो सब इसमें डिफाइंड है। और इसके लिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेके 243 ओ तक, अल्फ़ाबेट वाला ओ। उसके बाद भाग 11 जो है उसमें 11 सॉरी भाग ये 9th वाला देख रहे थे, भाग 9th में पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9A में है म्यूनिसिपालिटीज़ यानी कि नगर पालिकाएं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल है 243P से लेके 243 ZG। देखिए जेड तक पहले गया, फिर ZA ZB ZC ऐसे करके गया, तो ये ZG तक हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9B भी है एक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरी डिफाइंड है यानी कि सहकारी समितियां, और इसमें आर्टिकल है 243ZH से लेके 243ZT तक। उसके बाद है पार्ट 10 यानी कि भाग 10, इसमें शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूरा डिफाइंड है यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पूरा डिफाइंड है। आर्टिकल 244 से लेके 244A यानी कि 244 से लेके 244A। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है भाग है ये 11, और इसमें जो रिलेशन है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यानी कि संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो डिफाइंड है 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद भाग है 12, इसमें फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स रिलेटेड है 264 से 300A तक। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था 300A में, लेकिन अब ये इस समय 300A में डिफाइंड है राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अभी कई बार आ चुका है, और ये अब एक सिर्फ एक लीगल राइट है, ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे भाग नहीं। भाग जो 13वां है वो रिलेटेड है ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद है ये, और इसमें जो आर्टिकल है 301 से 307 तक। आर्टिकल 14 ये काफ़ी रिलेटेड, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये IAS IPS ये सब इसमें आती हैं। आर्टिकल जो भाग ये 14A है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसमें डिफाइंड है ट्राइब्यूनल्स, और ये इसके लिए आर्टिकल है 323A से लेकर 323B। उसके बाद भाग 15 में है ये इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन आता है उसकी पावर 324 में आती है, तो निर्वाचन से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं आर्टिकल 324 से लेकर 329A में डिफाइंड है, और ये भाग 15 है इसका। आर्टिकल ये जो भाग जो 16 है इसमें जो स्पेशल प्रोविजंस है SC ST OBC और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड आर्टिकल है 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद जो भाग 17 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लीजिए एकदम, ये पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि राजभाषा किस भाग में डिफाइंड है, तो ये है 17 में, भाग 17 में, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 343 से 351। उसके बाद है
जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस है वो भाग ये 18 में डिफाइंड है, तो ये दोनों चीज़ें रट लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज वाला भाग कौन सा है, 17 है, और ये जो इमरजेंसी यानी कि आपात वाला जो भाग है वो कौन सा है, वो है भाग 18। उसके और इससे रिलेटेड आर्टिकल भी मैं आपको बता चुका हूँ। 352 में क्या होता है, 352 में लग जाती है नेशनल इमरजेंसी, 356 में लग जाती है स्टेट इमरजेंसी, और 360 में लग जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 365 भी एक है कि अगर सेंटर ने जो प्रोविज़न दिए हैं, जो भी रिकमेंडेशन दिए, वो अगर स्टेट नहीं मान पाता है तो 365 के थ्रू भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, यानी कि स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद है भाग 19वां, इसमें मिसलेनियस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संविधान में अगर संशोधन करना हो तब जो भी आर्टिकल है वो 368 आर्टिकल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया अभी। भाग जो 21वां है उसमें जो अस्थायी है ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 369 से लेकर 352। भाग जो 22वां है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 353 से लेकर 393 से लेकर 395, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और ये सब है। तो ये हो गया पार्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें देखिए वो शेड्यूल भी देख लेते हैं, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि पूछ लेंगे कि ये पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है, या फिर कोई भी शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, मतलब मेन चीज़। 12 शेड्यूल है टोटल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला शेड्यूल है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइंड है, उसमें नेम ऑफ स्टेट लिखा होता है, यूनियन टेरिटरीज लिखे होते हैं, उसका कहाँ कहाँ एक्सटेंट है, ये सब लिखा होता है। तो प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें डिफाइंड होते हैं पूरे कि इमोलूमेंट्स क्या मिलते हैं, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब क्या क्या मिलती हैं। इसमें ये सब चीज़ें हैं पूरी लिखी हुई हैं। जैसे कि इसमें राष्ट्रपति की सैलरी होती है, राज्यों के राज्यपाल की, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, प्लस जो सीएजी हैं, सीएजी, और इन सब के इमोलूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेज ये सब याद इसमें होती हैं। रट डालिए एकदम इसको। तीसरा शेड्यूल है, इसमें क्या क्या डिफाइंड है, ओथ यानी कि शपथ जो लेनी होती है, उन सब चीज़ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। कौन कौन जिसको क्या क्या शपथ लेनी, जैसे यूनियन और स्टेट मिनिस्टर को क्या शपथ लेनी है, जो कैंडिडेट खड़े हो रहा है पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए, प्लस जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एमपी जो होते हैं। मतलब देखिए ये होता है कि अगर पार्लियामेंट के लिए आपको चुनाव लड़ना है, मतलब एमपी बनना है, तो उससे पहले भी एक शपथ होती है और एमपी बनने के बाद भी होती है। अगर आपको एमएलए बनना है तो उससे पहले भी एक शपथ है, उसके बाद भी होती है। उसके अलावा सीएजी को जो ओथ होती है वो सब इसमें डिफाइंड है थर्ड शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल रिलेटेड है, ओथ से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल है, ये रिलेटेड है किस चीज़ से, कि राज्यसभा की किस किस स्टेट में, किस किस यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या सीटें होंगी। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिफाइंड इन फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एकदम रिलेटेड है। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में यह है कि एक जो भी, पहले आप याद कर लीजिए एएमटीएम, एएमटीएम का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और मेमी याद कर लीजिए, मेमी यानी कि पहले मेघालय फिर मिजोरम, ठीक है, क्योंकि एम से तो मणिपुर भी होता है। तो एएमटीएम और मेमी ये दोनों याद कर लीजिए, फिफ्थ सिक्स दो शेड्यूल दोनों याद हो जाएगा। अब देखिए जितना भी इनसे रिलेटेड जो एडमिन है, कंट्रोल है शेड्यूल एरियाज का, और ये जो शेड्यूल ट्राइब्स का, जो एएमटीएम को हटा के वो सब फिफ्थ शेड्यूल में डिफाइंड है, और सिर्फ एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए वो सिक्स्थ शेड्यूल में डिफाइंड है। तो ये दोनों रट डालिए। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में एएमटीएम को हटा के है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के को नहीं है इसमें प्रोविजंस। उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड जो एडमिन के प्रोविजंस हैं, प्लस जो कंट्रोल करने के, वो सब चीज़ें डिफाइंड है फिफ्थ शेड्यूल में। और सिक्स्थ शेड्यूल में डिफाइंड है एएमटीएम की, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि मेमी याद रखना है, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिक्स्थ शेड्यूल में डिफाइंड है एएमटीएम के लिए सिर्फ। एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने लक्ष्मीकांत में नोट कर रखी थी, इसीलिए मैंने लिख दी यहाँ पे। देखिए असम में गवर्नर, और एमटीएम यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रेसिडेंट किसी भी एक्ट जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसको ये डिफाइन कर सकता, ये डिक्लेयर कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर
ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं करता है। मतलब कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें असम में गवर्नर कर सकता है और MTM यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो लॉ है, जो कानून है पार्लियामेंट का, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में नहीं लागू होगा, ये डिक्लेयर कर सकता है असम में गवर्नर और MTM में प्रेसिडेंट। उसके बाद 7 शेड्यूल ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जो डिवीजन ऑफ पावर्स है यूनियन स्टेट के बीच में, और इसके रिलेटेड जो 3 लिस्ट है वो भी है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो होगी उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो होगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में होगी उसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? इस समय 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनल में 97 थे। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट है उसमें कितने अभी सब्जेक्ट हैं? 61 हैं, ओरिजिनली 66 थे, और कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें इस समय है 52 और ओरिजिनली थे 47। नेक्स्ट है इसमें 8th शेड्यूल है ये, और इसमें जो लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो रिकॉग्नाइज करता है, जिसे इस समय 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं ये, और ये सब डिफाइंड है 8th शेड्यूल में। लैंग्वेजेस से रिलेटेड अभी पार्ट मैंने आपको बताया था, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड पार्ट कौन सा था? वो था 17वां। तो ये आप याद कर लीजिए, लैंग्वेजेस से रिलेटेड पार्ट है 17वां, और जो इसका लैंग्वेजेस से रिलेटेड शेड्यूल है वो है 8th। और इसमें रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए मैंने लिखी हुई है। ओरिजिनली तो 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद एक 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, ये संविधान संशोधन हुआ 21वां, उसमें सिंधी जोड़ दी गई। फिर 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ दी गई। फिर 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें बोडो, डोगरी और मैथिली और संथली जोड़ दी गई। तो ये आप याद रख सकते हैं। लैंग्वेजेस से रिलेटेड भाग कौन सा है? वो है 18वां, और इसमें शेड्यूल कौन सा है? वो है 8th। 9th शेड्यूल देखिए गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया था, अपने ये देखिए 9th जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रहा हूँ मैं इसमें। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था इंडिया में वो यही हुआ था, 9th शेड्यूल इसमें जोड़ दिया गया था। इसमें क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म्स होते थे, जमींदारी होती थी, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी सरकार अगर कोई जमीन अधिग्रहण करती है उसको इसमें डाल देते थे ये लोग पहले, कि कोई इसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो पाए, और इसमें ऐसा था कि इसमें अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बोला है कि अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई ऐसा केस है तो उसको 9th शेड्यूल में भी अगर वो है तब भी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। मतलब अब इसमें जुडिशियल इंटरफेयर कर सकते हैं, जुडिशियरी इंटरफेयर कर सकती है, लोग इसके लिए PIL डाल सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। 10th जो शेड्यूल है वो रिलेटेड है किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, कि मतलब कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को के जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस है और प्लस जो MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस है वो सब डिफाइंड है 10वें शेड्यूल में। और इसके लिए 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था। मतलब ये जैसे ये होता था पहले, बहुत दल बदलू होते थे, एक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा दूसरे में चले गए, तो ये सब चीज़ें अब डिफेक्शन में आ जाती हैं कि अगर आप एक पार्टी से एक बार आपने चुनाव जीत के आ गए तो तब तक आप नहीं उसमें दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, जब तक या तो दूसरा चुनाव ना हो या फिर आप उससे रिजाइन ना कर दो। 11वां शेड्यूल है, ये रिलेटेड है पंचायत की पावर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 मैटर है, ये रट डालिए, ठीक है। और इसको ऐड किया गया था 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और जो 12वां शेड्यूल है फाइनली वो म्यूनिसिपैलिटी की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, उसमें 18 मैटर है, 18 सब्जेक्ट है, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। तो 11वां किससे? पंचायत से। और पंचायत में कितने सब्जेक्ट है? पंचायत में है 29। 11वां है पंचायत से रिलेटेड, उसमें 29 सब्जेक्ट है। 12वां जो शेड्यूल है वो है ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड और उसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 11वां पंचायत से रिलेटेड है, उसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 मैटर है, और 12वां है म्यूनिसिपैलिटी से, उससे 18 मैटर है। तो ये सब है। अब देखिए मैटर, सॉरी, ये जो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने पूरा बता दिया। सभी जो एग्जाम्स है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS के लिए भी, स्टेट PCS के लिए भी, SSC CGL के लिए भी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको टैप कर लीजिए। और देखिए यूपी PCS के लिए एक हमारा ग्रुप है 7838692618,
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये पेड ग्रुप है और ये इसका सिर्फ एक ही टारगेट है, यूपी पीसीएस प्रीलिम, जो 24 सितंबर तक ये ग्रुप चलेगा। 1100 रुपये इसकी फीस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।